हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। मैं आप सबका, सभी दोस्तों का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स पे स्वागत करता हूं विद द मोटो लर्न एनी टाइम लर्न एनीवेयर। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक को आप बखूबी जानते हैं, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसको हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मेरा यहां पे मकसद है इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने का कि आज साल है 2022 और बहुत सारी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस रिसेंट पास्ट में हुई हैं। उन सारी चेंजेस के साथ करंट जो है सिचुएशन, करंट जो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में क्या कुछ खास जो है वो डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमें रेलेवेंट और करंट टॉपिक के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो आपने बहुत सारे इसके बारे में वीडियोस देखे होंगे, पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं कुछ करंट फिगर्स के साथ आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस्ड ऑन द जेके एसएसबी, जेके पीएससी और बाकी सारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स के यूटीज के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल की जॉब्स के एग्जाम होते हैं, और ऐसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जनरल स्टडीज के पर्पज से और करंट अफेयर के पर्पज से। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं शुरू करने से पहले आपसे कर रहा हूं रिक्वेस्ट कि आप सबका मैं अवेकन ब्रेन्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त देखते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्रिप्शन जब आएगा, लाइक शेयर कमेंट्स आएंगे तो हमारा जो है सपोर्ट जो है, मोरल जो है बढ़ता है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको हेल्प मिले, आपको फायदा मिले, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स मिले, ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें आपको मिले और आप यहां से जो है कुछ ना कुछ फायदा इस वीडियो से हासिल कर सको। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक, चैनल का वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे एट द एंड तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए अपने नेक्स्ट जो है ये टॉपिक की ओर। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस वक्त पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी मैंने सोर्सेज यूज किए हैं ये मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट ऑफिशियल सोर्सेज हैं। फिर भी अगर मुझसे कहीं एरर हुआ होगा ये टॉपिक जो है बनाने में, इसकी पीडीएफ बनाने में, तो प्लीज मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला मैप जो आपके सामने है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मैंने मैप लिया। जो रिसेंट चेंजेस आई हैं तो वो ज्यादा कहीं और नहीं आई है। यहां पे टॉप सर्कल में मैं आपको चेंज बता रहा हूं। यहां पे एक लकीर खिंच गई है बीच में, जिससे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है। ये यूटी अलग हो गई और ये यूटी अलग हो गई, बस इतना सा चेंज आया। और इसकी वजह से जो है यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक लाइन खींची जिससे लद्दाख की यूनियन टेरिटरी ये जो है अलग दिखाई गई है और जम्मू कश्मीर की टेरिटरी अलग दिखाई गई है। जम्मू कश्मीर की यूटी अलग से है और लद्दाख की अलग से। उसके अलावा कुछ चेंजेस खास नहीं है। मैप एज इट इज है, यहां पे आप देख सकते हैं। उससे भी पास्ट में अगर हम थोड़ा चलें तो 2014 में जो तेलंगाना बनाया गया था वो तो आप जानते ही, नीचे आंध्र प्रदेश है। और उसके अलावा ये जो बाकी स्टेट्स हैं आप देख सकते हैं फ्रॉम द यहाँ पे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और ऊपर जो है टॉप नॉर्थ से लेकर जो है अगर आप चले जाएं डाउन साउथ में तो यहां तक। तो मैप एज इट इज है, बस बदलाव जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अपना ऑफिशियल मैप है। तो दोस्तों, आप सबका अवेकन ब्रेन्स पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यहां पे देखते हैं हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं यहां बात नहीं करने वाला हूं अभी, मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी पे बनाऊंगा, इसी पे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्द। देखते हैं इस पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को आप कितना शेयर करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कितने सब्सक्रिप्शन हमारे बढ़ते हैं, उसके बेसिस पे मैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। तो ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का मैप है। फिर से मैं आपको ऊपर बता दूं तो ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का मैप है और यहां पे नीचे है ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो आज फोकस है तो दोस्तों वो है यहाँ पे आज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ इंडिया भी कहते हैं उसको। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अवेकन ब्रेन्स पे आप सब हैं विद द मोटो लर्न एनी टाइम लर्न एनीवेयर के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया में दोस्तों आप जानते हैं कि स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं।
तो इससे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है इसको स्मूथ बनाने के लिए जो है डिवाइड किया जाता है, ताकि रूल जो है लोगों के अंदर जो है भावना जगे कि हमारी जो सुनवाई हो रही है, क्योंकि हर एक बंदा सेंटर में दिल्ली में जाके प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को अपनी अर्जियां, अपनी शिकायतें लेकर नहीं जा सकता। तो इसलिए ऊपर से लेकर नीचे ग्रास रूट लेवल तक इसको डिवाइड किया जाता है। उसके बारे में आज हम इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे विद द फैक्ट्स एंड द फिगर्स विद द करंट डेटा एज वेल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया की, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इंडिया जो है ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब कि स्टेट्स की यूनियन बनाई गई है। ये सोवरियन है। सोवरियन होता है कि जो देश आजाद हो और अपनी जो खुद की इंटरनल और एक्सटर्नल जो है सिक्योरिटीज के रिलेटेड वो खुद तय करता हो, फैसले करता हो, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी हो। सोवरेनिटी उसको कहते हैं कि जिसमें कोई किसी दूसरे देश का कोई इंटरफेरेंस ना हो। उसके बाद सेकुलर हो, सारे देश के अंदर जो है एक सेकुलरिटी का कंसेप्ट है, बिकॉज ऑफ सारे रिलीजन इक्वल हैं और स्टेट का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम। तो हमारे यहाँ पे वोटिंग सिस्टम से जो है रिपब्लिक जो है लोग जो है वो चुनते हैं सरकार, और वो सरकार पार्लियामेंट्री सरकार हमारी होती है। इस तरह से ये हमारे बेसिक जो है पिलर्स हैं। उसके बाद यहां पे आप नेक्स्ट देखें तो हमारी इस वक्त एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सॉरी दोस्तों, क्या मैंने कहा कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी कंट्री के अंदर एट प्रेजेंट। और ये पॉलिटिकल एंटिटी पूरे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी मिलाकर हमारी यूनियन ऑफ इंडिया बनती है। फिर उसके बाद बोला दिस पॉलिटिकल डिवीजन इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। ये तो क्लियरली आप सबको पता होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल डिवीजन है ये किसी कुदरत ने नहीं बनाया, किसी भगवान ने, खुदा ने, किसी ने नहीं बनाया, ये किसी सुपर पावर ने इसका पॉलिटिकल डिवीजन नहीं किया, बॉर्डर्स नहीं बनाए, ये इंसान का बनाया हुआ है। बॉर्डर्स डिवीजन जो है पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इंसान बनाता है। किसके लिए बनाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटर एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए या स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हम ये डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं अलग अलग रीजन्स को। फिर उसके बाद कहता है कि उसी बेसिस पे अगर हम बात करें फिजिकल डिवीजन की, तो फिजिकल डिवीजन जो है ये इंसानों का नहीं होता, ये कुदरत ने खुद फैसले किए होते हैं कि कहां पे पहाड़ है, कहां पे नदियां हैं, कहां पे नाले हैं, कहां पे जंगल है, कहां पे प्लेन्स है, कहां पे डेजर्ट्स हैं। ये पॉलिटिकल डिवीजन जो है ये इंसानों का बनाया हुआ डिवीजन है, और फिजिकल डिवीजन जो है कुदरत का फैसला है। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन में आप मेजर चेंजेस समझ लें। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया के बारे में थोड़ी सी पास्ट में हम चले जाएं तो जल्दी से इन फैक्ट्स को देखेंगे। इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस हासिल किया, आजादी हासिल की 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया, और बिल्कुल तैयार था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इन्फोर्स किया। हमने पहला अपना रिपब्लिक जो है सेलिब्रेट किया, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूं 26 जो है नवंबर 1949 को प्रिपेयर हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि इंडिया की 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस वक्त एट प्रेजेंट 2022 का मैं बता रहा हूं, तभी तो मैं ये लेकर आया हूं कि आज हम करंट पे बात करेंगे। 2022 के अंदर इस वक्त इंडिया की यूनियन 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज मिलाकर जो है बनती है। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1956 के अंदर क्या हुआ था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था। प्राइमरी फोर्स जो थी रीऑर्गेनाइज करने की, बाउंड्रीज को बनाने की, इंडिया की स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो है इंडिया की डिवीजन की गई। ये आजादी से पहले ही डिमांड, थोड़े टाइम पहले ही, क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज हो चुका था और कांग्रेस ने उस टाइम पे माना था जो हम लिंग्विस्टिक डिवीजन के बेसिस पे स्टेट्स बनाएंगे। तो फिर इमीडिएटली 1950 के बाद तो नहीं बनाया गया, 6 साल के बाद जो है इस पर काम किया गया। जब आंध्रा से शुरू हुई लिंग्विस्टिक डिमांड, लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनाने की डिमांड, तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो है फॉर्मुलेट किया गया और लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है उस पर बनाई गई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, गुजरात फॉर गुजरातीज, पंजाब फॉर पंजाबीज, हरियाणा फॉर हरियाणवीज, एंड इसी तरह से आंध्रा फॉर उन लोगों के लिए जो तेलुगु स्पीक करते हैं, भाषा करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। राजस्थानी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेजेस के बेस पे भी जो है यहाँ पे स्टेट्स आपको मिलती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा कि पहली बार जो है
थोड़ा बदलाव यहाँ पे पास्ट रिसेंट में अगर हम चले जाएं तो नवंबर 2000 में देखने को मिला, जब 3 स्टेटें नई बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से निकालकर अलग से बनाया गया था, छत्तीसगढ़ की स्टेट मध्य प्रदेश से अलग हुई थी। उत्तरांचल, जिसको बाद में उत्तराखंड के नाम से जाना जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश से उसको निकाला गया था, मतलब कार्व आउट किया गया था। और झारखंड जो है वो बिहार से निकला। तो इस तरह से 3 स्टेटों से निकली। छत्तीसगढ़ निकली मध्य प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश निकला जी हमारा, अरुणाचल प्रदेश जिसको उत्तराखंड कहते हैं वो यूपी से निकला, उत्तर प्रदेश से निकला, और झारखंड जो है वो बिहार से निकला। तो इस तरह से यहाँ पे 3 स्टेट है, 3 स्टेटों से अलग हुई। और उसके बाद जो है रिसेंटली क्या हुआ, तेलंगाना जो डिमांड हुई थी, बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी, इसको आंध्र प्रदेश से निकाला गया और एक अलग से स्टेट बनाई गई। ये जून 2014 में हुआ। एंड रिसीव्ड ग्रांट इंडिविजुअली एज ए स्टेट, जो है स्टेट का स्टेटस तेलंगाना को भी मिल गया। अब यहां पे उसके बाद जो होता है ये मोस्ट रिसेंट, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आज 2022 की डेट में ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को करंट अफेयर्स के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे फैक्ट्स 2022 में नए मिलते हैं। तो उसमें ये वाला फैक्ट तो हम भूल ही नहीं सकते कि जम्मू कश्मीर जो है रीऑर्गेनाइज किया गया एक्ट के द्वारा। 2019 एक्ट जो है ये बनाया गया, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आया। contains provision to bifurcate the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories। ये नेमली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई 31 अक्टूबर 2019 को। और ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, राज्यसभा और लोकसभा में पास होके इस एक्ट को लागू कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 से। सॉरी। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अवेकन ब्रेन्स एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल लिंक विद योर फ्रेंड्स। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे इंकरेजमेंट मिले, मुझे जो है खुशी महसूस हो कि मेरा कंटेंट देख के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे अब बात करूंगा मैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के मैप की। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही मैंने मैप लाया है, मैप ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब यहां पे आप ब्लू पार्ट देखेंगे, यहां पे ये जो ऑफिशियल मैप है, यहां पे मैं बताना चाहूंगा ये मैप है। यहां पे ये लद्दाख का एरिया जो है बताया गया है मैप में, और यहां पे जम्मू एंड कश्मीर का मैप बताया गया। दोस्तों एक बात यहां पे आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज से हम कतई इनकार नहीं कर सकते कि ये इस वक्त पीओके के पास है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है वो एज ए इंडियन हमारा भी वो स्टैंड है। तो यहां पे कुछ चीजें इस वक्त जो है वो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन ये हमारी टेरिटरी है जिसको हम इन फ्यूचर सेंस में भी देख रहे हैं कि ये हमारी ही टेरिटरी है। ऑल्दो इस वक्त किसी के कब्जे में है, पाकिस्तान हो या चाइना हो, लेकिन ये हमने अपने ऑफिशियल मैप में इसको डिक्लेयर किया है कि इतना पार्ट हमारा है। तो यहां पे एट प्रेजेंट मैं बता रहा हूं कि ये 2 पार्ट बन चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो है एक तो लद्दाख में डिवाइड कर दिया यूटी ऑफ लद्दाख, और दूसरा जे.एंड.के का यूटी। तो जे.एंड.के के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहां तो आप जानते ही लेह एंड करगिल है, और इस पे फर्दर कभी वीडियो बनाऊंगा अच्छे से और इन डिटेल डिस्ट्रिक्ट्स के बेस पे। और यहां पे ये 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहां पे आप इस मैप को समझ जाएं कि ये लेटेस्ट मैप जो है यहां पे इस तरह से दिखता है। पिछला मैप जो आज से पहले था 2019-18 से पहले वाला मैप, और 2022 में जब आप मैप देखेंगे इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे तो ये इस तरह का मैप आपको दिखेगा, और इसमें भी यहां पे आपको करगिल दिखेगा। और इसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मैं आपको बताना चाहूं कि करगिल के साथ कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं होता, वेयर एज लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होता है, और यहां से जम्मू और कश्मीर के साथ भी टच होता है। लेकिन करगिल इज नॉट टचिंग इट्स एनी बाउंड्री विद एनी इंटरनेशनल एंटिटी और इंटरनेशनल कंट्री, इंटरनेशनल नेशन और एनी नेबर। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई। हाँ, नीचे तो इंडिया की स्टेट्स के साथ कुछ बॉर्डर्स का टच होता है, इस तरह से जम्मू कश्मीर का भी होता है। तो ये इन फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे कभी, लेकिन इस वक्त मैं क्विक फैक्ट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। तो बढ़ते आगे, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द ये जो है एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या जो है
द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन इज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे, और गवर्नर जो है हमारे यहाँ पे, गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है एक किस्म के प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली वो एक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट देते हैं। एक किस्म के समझ लो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इनको गार्डियन रखा गया होता है गवर्नर को स्टेट्स के अंदर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को यूटी के अंदर। तो ये एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम करते हैं स्टेट्स के अंदर और रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे समझने की बात है, गवर्नमेंट सिस्टम इन स्टेट रिजेंबल्स क्लोजली दैट ऑफ द यूनियन। यूनियन की तरह ही स्टेटें काम करती हैं, रिजेंबल करती हैं, उनका प्रोसेस ऑफ काम करने का तरीका वही रहता है। बट वो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू दी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो लुक आफ्टर करता है यूनियन टेरिटरीज को। फिर फर्दर इसमें समझने की बात क्या है, द स्टेट्स डिफर एज टू साइज ऑफ द टेरिटरी, पॉपुलेशन, लैंग्वेज। इसके बेस पे टेरिटरी कितनी बड़ी है, छोटी है, पॉपुलेशन ज्यादा है, कम है, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट के लिहाज से हर चीज को मद्देनजर रख के स्टेट के अंदर ये सारी चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। टेरिटरी मिलती है, पॉपुलेशन मिलती है, लैंग्वेज, लोग वहां के क्या बोलते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनके कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या है। यहां पे बात करूंगा मैं दिल्ली की। तो दिल्ली जो है अभी तक कैपिटल ऑफ इंडिया है, बरकरार है बहुत टाइम से। हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल ऑफ इंडिया जो हिस्टोरिकली अगर हम देखें बहुत पहले ये जो हिस्ट्री में कैपिटल जो है वो चेंज होती जाती थी, लेकिन आजादी से ही लेकर अब तक हमारी कैपिटल हमने दिल्ली ही रखी है, अभी तक हमने इसमें कोई चेंज नहीं लाया। इज द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस इन इंडिया। जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन है। इट हैज इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। इसकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली की। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है सेंटर का, प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका अपना है लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एंड चीफ मिनिस्टर भी है, जो वहां पे आम आदमी पार्टी रूल कर रही है और अरविंद केजरीवाल वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ये हम अपनी कैपिटल दिल्ली की बात कर रहे हैं जो दिल है हिंदुस्तान का, जिसको हम सोने की चिड़िया भी हिस्टोरिकली जानते हैं, एक टाइम पे कहा जाता था। अब यहां पे ये लिस्ट है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, ये है लिस्ट ऑफ द स्टेट्स विद द कैपिटल। आप देख सकते हैं ये 28 स्टेटें जो इंडिया की हैं उनकी कैपिटल के साथ में। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा आंध्रा की कैपिटल, तो वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, आसाम की कैपिटल दिसपुर है, बिहार की कैपिटल जो है पटना है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, गोवा की पनाजी है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, इसी तरह से हरियाणा की चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, झारखंड की रांची है, कर्नाटका की बेंगलोर है, केरला की त्रिवेंद्रनाथपुरम है, और इस तरह से मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, और मणिपुर की इंफाल है, और मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजवाल है, नागालैंड की कोहिमा है, ओडिशा की जो है भुवनेश्वर है, इसी तरह से पंजाब की चंडीगढ़ है, राजस्थान की जयपुर है, सिक्किम की गंगटोक है, और तमिलनाडु की चेन्नई है, तेलंगाना की हैदराबाद है, त्रिपुरा की अगरतला है, और उत्तराखंड की देहरादून है, और इस तरह से उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। कैपिटल की बात करो और वेस्ट बंगाल की कोलकाता है। कहीं पे भी मुझसे गलती होती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन के लिए, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे भी आराम से इसको देख सकते हैं पॉज करके। तो उसके बाद हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा हासिल हो रहा है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के वीडियोस को जरूर शेयर करें। दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग, और सपोर्ट से ही हमारा जो खून जो है वो बढ़ता है, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आगे हम बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बात कर रहे थे हम यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया की विद इट्स कैपिटल। तो कैपिटल के साथ हम यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसके बारे में बात करूंगा नीचे, इसकी दमन है। और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर जो है समर कैपिटल है, विंटर में जम्मू है, लद्दाख की लेह कैपिटल है, लक्षद्वीप की जो है।
तो लक्षद्वीप की जो है कावारती है और पौंडीचेरी की पुदुचेरी की पुदुचेरी ही है। तो इस तरह से यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की जो कैपिटल है वो जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। अब बात करते हैं हम इंडिया एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, क्या क्या इसके अंदर आता है। तो यहां पे आपको मैं बता दूं अपनी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, कंट्री इंडिया के अंदर स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, इनको सब डिवाइड किया जाता है डिविजन्स के अंदर, फिर और डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, फिर और डिवाइड किया जाता है सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और फिर और डिवाइड किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर, फिर और डिवाइड किया जाता है। इस तरह से विलेज लेवल तक, हम ग्रास रूट लेवल तक इंडिया के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स को डिवाइड करते जाते हैं ताकि हमारा इमीडिएट कॉन्टेक्ट पब्लिक के साथ बने और डायरेक्ट वो जो है हम सेंटर के साथ उसको कनेक्ट कर पाए। तो फिर उसके बाद हमारे जोनल काउंसिल्स होते हैं, इसके बारे में मैं नीचे बात करूंगा। तो हमारी जो टोटल एंटिटीज हैं वो 36 हैं। 36 कैसे बनती है? 28 यूनियन स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इस तरह से हमारी 36 एंटिटीज बनती हैं। तो बात करते हैं हम इसके आगे कि जोनल काउंसिल के बारे में मैं आपको बताने वाला था कि क्या होती है जोनल काउंसिल्स जो है। द आइडिया जो है जोनल काउंसिल्स का, ये मूव किया सबसे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था। 1956 के अंदर इन्होंने इसका कंसेप्ट जो है दिया और इसका मकसद क्या था? when during the course of debate on the report of the state reorganization commission पे, he suggested that the state proposed to be reorganized may be grouped into the 4 or 5 zones having an advisory council to develop a habit to cooperative working among these states। फिर उन्होंने कहा this suggestion was made by the Pandit Nehru at the time when the linguistic hostility and the bitterness as a result of reorganization, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, of state on linguistic pattern were threatening the very fabric of our nation। ये उस टाइम पे बात की जब स्टेट है लिंग्विस्टिक बेस पे जो है वो डिमांड की जा रही थी। उस टाइम पे पंडित नेहरू इस बात को कर रहे थे कि जोनल काउंसिल्स को की तरफ ध्यान दिया जाए। और ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा एज एन एंटीडोट टू द सिचुएशन, ताकि इस तरह से एक एंटीडोट की तरह काम करेगा और इससे यूनिटी फ्रेम होगी। और उसके बाद इट वाज सजेस्टेड दैट द हाई लेवल एडवाइजरी फोरम should be set up to minimize the impact of these hostilities and to create healthy interstate and the center state environment with a view to solving an interstate problems and fostering balance socio-economic and development of the respective zone। तो इस तरह से ये कह रहे थे कि पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम जो है एड्रेस कर पाए। इसलिए ये जो रीऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है लिंग्विस्टिक पैटर्न के बेसिस पे, जो हमारे नेशन को थ्रेटनिंग पहुंच रही है, हमारे सोशल फैब्रिक और अवर नेशनल फैब्रिक्स को खतरा जो महसूस हम कर रहे हैं, वो जोनल काउंसिल्स एक एंटीडोट की तरह काम करेगी और हाई लेवल एडवाइजरी फोरम जो है वो इस इंपैक्ट को मिनिमाइज करेगी और एक हेल्दी इंटरस्टेट एंड सेंटर स्टेट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और इस तरह से हम बैलेंस कर पाएंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और फिर एट द लार्जर जो एस्पेक्ट में हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। तो ये मकसद था। तो मीटिंग्स ऑफ जोनल काउंसिल्स में इनने क्या बात कही है, यहाँ पे ये ऑफिशियल फिगर मैं बता रहा हूं। इन द लाइट ऑफ द विजन ऑफ पंडित नेहरू 5 जोनल काउंसिल्स वर सेट अप वाइड पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। द प्रेजेंट composition of each of these zonal council is as under। अब यहां पे ये बात कर रहे हैं कि जो 5 जोनल काउंसिल्स हैं वो क्या क्या हैं, इनको मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों अगर मैं बहुत तेज पढ़ रहा हूं या बहुत तेज डिस्कस कर रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, ये इसी मकसद से कि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अगर आपको अभी भी फील हो रहा है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, इसकी स्पीड को इंक्रीज करके। तो हम बात कर रहे हैं जोनल काउंसिल की। जोनल काउंसिल में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जो है उसके अंदर आता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, नेशनल कैपिटल दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। और इस तरह से सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर आता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर आता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इसी तरह से वेस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर आता है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। इसी तरह से साउदर्न जोनल काउंसिल के अंदर आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। तो ये जोनल काउंसिल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इस तरह से आपको बता रहा था। अब नेक्स्ट यहाँ पे लेटेस्ट फिगर्स क्या बता रहा हूं आपको कि रीसेंट चेंजेस क्या क्या हुई हैं। सबसे पहले दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को जो है मर्ज कर दिया गया था।
ये मकसद क्या था मर्ज करने का, इस्टेब्लिश कब हुआ इसका मर्जर, ये 26 जनवरी 2020 को ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया। इसके बारे में क्या जानते हैं हम, इन जुलाई 2019 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया मर्जिंग ऑफ टू टेरिटरीज इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस ये डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि एक तो पॉपुलेशन कम है, एरियाज छोटे हैं, तो हम बार बार जो काम कर रहे हैं तो क्यों ना इसको मिलाकर दोनों का काम जो अलग अलग से हम कर रहे हैं तो एक ही साथ करें। इससे क्या होगा, एक डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज जो है कम हो जाएगी और दूसरा जो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला लेजिस्लेशन टू दिस इफेक्ट द दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल जो है 2019 में पेश किया गया एंड टेबल्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो 26 नवंबर 2019 को इसको टेबल किया गया पार्लियामेंट के अंदर एंड वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको 9 दिसंबर को जो है वो पास कर दिया 2019 को। और फिर यूनियन टेरिटरी जो है जो प्रीवियसली शेयर करती थी कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन अब जो है एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अब यहां पे क्या हुआ, town of Daman was chosen to be the capital of the new combined union territory. The appointed day for the act to come into the effect was notified as 26 जनवरी 2020 को जो है उसको नोटिफाई करके इनको मर्ज कर दिया गया। तो ये बिल जो है इनका मर्जर का 2019 में आया था, ये बात याद रखना। और इसका मर्जर जो ऑफिशियली कब अनाउंस किया गया, 26 जनवरी 2020 को। फिर जम्मू कश्मीर जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट आप जानते हैं, अभी मैंने ऊपर भी बताया था 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। इसमें थोड़ा सा और मैं जल्दी से आपको हाईलाइट कर दूं कि क्या था। प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर कंटेन्ड विद इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लाया गया था 2019 में, विच वॉज पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये इंडिया की दोनों हाउसेज ने, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने इसको पास कर दिया गया इन अगस्त 2019 और एक्ट जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर अलग से और लद्दाख अलग से। और इसका इफेक्ट जो है, इसको ऑफिशियली ऑर्डर जो है इसका कब दिया गया, यहां पे आप देख सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं, यहां 31 अक्टूबर 2019 से दोनों टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया। जो एक स्टेट थी अब वो 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है, जम्मू कश्मीर अलग से और लद्दाख अलग से। तो यहां तक क्लियर हुआ। फिर यहां पे लद्दाख की बात करना भी बहुत जरूरी था थोड़ा सा, क्योंकि लद्दाख भी एक अलग से पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बना है, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी बात कर लूं। तो लद्दाख के बारे में क्या बात करेंगे कि ये फिर से वही बात आ गई कि 31 अक्टूबर 2019 को इसको एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू कश्मीर से अलग करके, और ऑफिशियली अनाउंस किया गया लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को। और फिर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो इसके दोनों जो है यहां से हम डिस्कस करेंगे, अंडर द टर्म ऑफ द एक्ट यूनियन टेरिटरी जो है अब एडमिनिस्टर की जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है श्री मनोज सिन्हा जी, और इसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग से हैं लद्दाख वाले भी। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया के अंदर जो वो जो है डज नॉट हैव एनी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव। यहां पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लद्दाख को कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी गई है, ना ही चीफ मिनिस्टर उनका अपना होगा। ईच डिस्ट्रिक्ट विद द यूनियन टेरिटरी कंटिन्यूज टू इलेक्ट एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो वहां पे पहले ही से एग्जिस्ट कर रही थी करगिल और लेह की, वो एज इट इज रहेगी और कोई चीफ मिनिस्टर वहां का नहीं बनेगा और कोई लेजिस्लेटिव असेंबली वहां की नहीं होगी। तो इस तरह से ये काम करेगी। फिर यहाँ पे क्विक फैक्ट्स पे बात करेंगे हम। क्विक फैक्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में जो बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंडिया जो है वो सिचुएटेड है कहां पे, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के अंदर। जब दुनिया के हम 7 हिस्से करते हैं तो 7 हिस्से में जो कॉन्टिनेंट्स के हिस्से आते हैं तो उसमें हम एशिया के अंदर रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं। और कंप्लीटली हमारा अगर 2 हिस्से दुनिया की किए जाए नॉर्थ और साउथ, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं इस जगह पे। और उसके बाद अगर हम नॉर्थ, ईस्ट और साउथ और वेस्ट की बात करते हैं, चारों पार्ट्स को डिवाइड करेंगे तो फिर हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो यहाँ पे एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड 84 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इंडिया इज डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया जो है डिवाइड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे यहाँ से गुजरती है। अब वो किन किन स्टेट से गुजरती है आगे मैं बताऊंगा। अब उसके अलावा यहाँ पे क्विक फैक्ट्स में आपको एक चीज और याद रखनी कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया पूरी दुनिया के अंदर। तो ये आपको आपके सामने ये फिगर है, टोटल जो है 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया इंडिया के पास है।
लैंड मास और पूरा का पूरा टेरिटोरियल एरिया जितना भी है। फिर 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट इंडिया करती है। फिर उसके बाद टोटल लैंड बाउंड्री, यहाँ पे एक बहुत बात क्लियर होनी चाहिए कि लैंड बाउंड्रीज हमारी 15,200 किलोमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये क्विक फैक्ट्स में जानने को मिला। फिर यहाँ पे आपके सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जो है मेजर्स 3214 किलोमीटर, जिसको हम 1997 माइल्स भी कहते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम चलें इंडिया के, तो ये 3214 किलोमीटर का सफर बनता है। फिर इसी तरह से यहाँ पे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और फिर वहां पे अगर हम देखें फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यहां से अगर यहाँ की तरफ चलें तो ये बनता है जनाब मेरे दोस्तों 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यहां पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूं दोबारा से मेरे फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की टोटल एक्सटेंट की बात करें तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ से साउथ यहां पे आप देख सकते हैं 3214 किलोमीटर, और फिर इस तरह से ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर, और माइल्स में भी इसको कन्वर्ट किया गया है 1997 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 1822 माइल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इट हैज अ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर, जिसको माइल्स में कन्वर्ट करें तो 9,445 माइल्स। और कोस्टल लाइन जो है हमारी, यहां पे आप देख सकते हैं कोस्टल लाइन हमारी 7,516.6 किलोमीटर बनती है, जिसको हम माइल्स में कन्वर्ट करें तो 4,671 माइल्स बनता है। तो यहां पे कुछ चीजें आपके सामने मैंने रखी, और फिर हम बात करेंगे अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन कितनी है। तो कोस्टल एरिया वो एरिया हो गए जिनका जो है समुद्र के साथ, सी के साथ, ओशन के साथ डायरेक्ट टच है, वो वहां पे कितना हमारा रकबा, कितना हमारा एरिया, कितना हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बनता है, वो बनता है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये टोटल लेंथ है हमारी कोस्टल लाइन की, जिसमें मेनलैंड मतलब हो गया कि भारत जो हिंदुस्तान का मैप है वो जो है, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये मेन लैंड किसको कह रहे हैं, ये मेन लैंड होता है। यहाँ पे ये चीजें जो यहाँ से यहाँ ये मेन लैंड है, यहाँ पे कोस्टल लाइन कितनी है, तो इस चीज को इन्होंने क्या कहा है कि टोटल मेन लैंड हमारे पास जो है वो कितना है, आपके स्क्रीन पे ये रहा सामने, यहाँ पे मेन लैंड है 5,422.6 किलोमीटर, और आइलैंड्स जो हमारे अंडमान और निकोबार है, वहां पे लक्षद्वीप है 2,094 किलोमीटर। इस तरह से ये जो है कोस्टल लाइन बनती है हमारी। फिर अब कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन, ये फैक्ट्स है, ये बात याद रखिए कि गुजरात के पास सबसे लंबा कोस्टल लाइन का एरिया है 1214.7 किलोमीटर। तो इस तरह से गुजरात के पास कोस्टल लाइन एरिया है। 9 स्टेट है हमारी, टोटल कोस्टल स्टेट्स है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है एंड वेस्ट बंगाल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में हमारे जो कोस्टल लाइंस है वो दमन एंड दीव है एंड पुदुचेरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आइलैंड टेरिटरीज की। तो आइलैंड टेरिटरीज में आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी के अंदर पड़ते हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि अरेबियन सी जो है हमारी वेस्टर्न साइड में है और ईस्टर्न साइड में जो है हमारा जो है बे ऑफ बंगाल है। तो अगर हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं रफली, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है। तो इस तरह से वेस्ट और ईस्ट का भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजें डायरेक्शन के बेस पे ही होती हैं, तो मैप्स जो है वो डायरेक्शन के बेस पे ही पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है नंबर ऑफ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा था मुझे इसलिए बता रहा हूँ, 66 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया के अंदर 66 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 अंडमान एंड निकोबार में और 1 लक्षद्वीप में है। तो इस तरह से यहाँ पे कोस्टल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चल गए। यहाँ पे अब बात करेंगे हम कि लार्जर देन इंडिया कंट्रियां कौन कौन सी है दुनिया में। आपको पता ही है रशिया एरिया के वाइज सबसे बड़ा है, दूसरा जो है वो आपको याद रखना है कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर इस तरह से चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। और अगर हम इनके कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो इंडिया तो एशिया के अंदर पड़ता है, रशिया भी एशिया के अंदर है, कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, चाइना एशिया के अंदर है, ब्राजील साउथ अमेरिका के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के एक अलग से कॉन्टिनेंट है। तो इस तरह से कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप नेबरिंग स्टेट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान, एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट एज सच हमारा कोई बॉर्डर अभी टच नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर।
इसकी वजह से हम अफगानिस्तान के साथ कोई भी डायरेक्ट टच में नहीं है, फिर भी हमारी नेबरिंग स्टेट है। और डायरेक्ट टच हमारा अगर लैंड का हो रहा है तो वो उसके अलावा नेबरिंग स्टेट में पहले हम बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, और इस तरह से जो यहाँ पे वाटर वाले जो हमारे नेबर्स हैं वो मालदीव्स है और श्रीलंका है। तो मैं बात कर रहा था बॉर्डर्स की, तो पाकिस्तान के साथ हमारा डायरेक्ट बॉर्डर टच होता है, चाइना के साथ होता है। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है हमें मिल जाता है तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह से चाइना के साथ हमारी है लैंड बॉर्डर है, नेपाल के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है। मालदीव और श्रीलंका के साथ कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन हम ओशन से जो है वाटर बॉडी से हम इनके साथ जरूर कनेक्टेड हैं। तो ये है आपका नॉर्थ एंड ईस्ट जो है, नॉर्थ से साउथ का और ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंट इंडिया का जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। तो ये आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो बात करेंगे आप हमारी जो है बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वहां पे इंटरनेशनल लाइंस हैं कुछ ड्रॉ की गई हमारे नेबर्स के साथ। तो सबसे पहली है रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है सेपरेट किया था इसने इंडिया और पाकिस्तान को। रेड क्लिफ जो है यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के अंदर इसलिए आता है क्योंकि जब पाकिस्तान आजादी के बाद डिवाइड हुआ था तो पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है इस साइड जो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश को ही कहते थे, क्योंकि बांग्लादेश ने ये जो आजादी 1971 में हासिल की पाकिस्तान से, इसलिए वो रेड क्लिफ लाइन जो है पाकिस्तान और इंडिया के जहां पे भी बॉर्डर्स जो है वो डिवाइड हुए थे उसको रेड क्लिफ ही नाम दिया गया था। और जब बांग्लादेश अलग से बन गया तो वो रेड क्लिफ जो बांग्लादेश वाली है अब वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर बन चुका है। तो ऊपर वाला भी रेड क्लिफ है, इसीलिए नीचे वाला भी रेड क्लिफ है। ये ध्यान रखें कि ये उस टाइम पे रेड क्लिफ इसको नाम दिया गया था। तो पाकिस्तान क्योंकि उस वक्त ईस्ट बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान ही कहते थे, तो इस तरह से वो पाकिस्तान के साथ जो है लाइन जो डिवाइड हुई थी उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। आगे बढ़ता हूं तो मैकमोहन लाइन आपको इंडिया और चाइना के बीच में दिखती है, और दुरंद लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में दिखती है। और यहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि आज हम दुरंद लाइन पे हमारा कोई भी डायरेक्ट टच अफगानिस्तान के साथ नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये फैक्ट शायद ही कोई बता रहा होगा आपको, अगर बताया होगा तो अच्छी बात है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि दुरंद लाइन अगर अफगानिस्तान के साथ क्लियरली हमारा टच नहीं है तो दुरंद लाइन इस वक्त पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया में आता है। तो रेड क्लिफ भी हो गया, मैकमोहन भी हो गया, दुरंद भी हो गया और रेड क्लिफ इन बांग्लादेश भी हो गया। अब यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है ईस्ट पॉइंट है जो है इंडिया का है वो किबितुहु है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में वो सॉरी नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ईस्टर्न स्टेट्स का अंजुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वाइल वेस्टर्न पॉइंट ये एक्सट्रीम ईस्ट वाला पॉइंट मैं बता रहा हूं, और एक्सट्रीम वेस्ट वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपको दिख सकता है सर क्रीक एरिया कच्छ के अंदर, जिसको गोहर मोती कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं ये गोहर मोती जो है ये एक्सट्रीम वेस्ट वाला पॉइंट है हमारा, जो गुजरात स्टेट के अंदर आता है, ईस्ट वाला अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। फिर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा इंदिरा कॉल आता है जेएंडके के अंदर, वो सियाचिन ग्लेशियर्स के दाएं बाएं में है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको ईस्टर्न पॉइंट भी पता चल गया होगा और वेस्टर्न पॉइंट भी पता चल गया होगा, ईस्टर्न भी, वेस्टर्न भी, नॉर्दर्न इंदिरा कोल मैंने कहा और जेएंडके के अंदर। और साउदर्न मोस्ट जो है वो इंदिरा पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट अगर हम इंडिया यूनियन के हिसाब से मेन लैंड की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, लेकिन अगर अंडमान निकोबार को हम इंक्लूड करते हैं तो फिर वहां पे जो यहाँ पे मैं बात कर रहा था साउदर्न मोस्ट पॉइंट की, अगर हम इंडिया की यूनियन को इंक्लूड करते हैं मतलब जहां जहां इंडिया का हिस्सा है तो वो जो है उस हिसाब से तो साउदर्न मोस्ट बन जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कहां पे अंडमान और निकोबार के आइलैंड के अंदर है। ये बात याद रखें। अगर हम खाली मेनलैंड की बात करेंगे कि जिसमें वाटर बॉडीज को हम नहीं लेंगे, अपने आइलैंड्स को नहीं लेंगे, खाली इंडिया का जो मैप दिखता है हमें उस मैप पर अगर हम जाएं तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट उस मैप के हिसाब से केप कन्याकुमारी तमिलनाडु बनता है। इंडिया यूनियन के हिसाब से इंदिरा पॉइंट है, मेनलैंड इंडिया के हिसाब से केप कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये बात भी याद रखें। फिर इस तरह से इंडिया एंड श्रीलंका सेपरेट होते हैं, ये है पल्क स्ट्रेट से और जो है गल्फ ऑफ मन्नार से, ये भी आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद जो है लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है वो राजस्थान है।
स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा है, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी है, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सिक्किम है, लार्जेस्ट यूटी, ये करंट अफेयर है आपका यहाँ पे, लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ एरिया अब जम्मू कश्मीर है, स्मॉलेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ एरिया लक्षद्वीप है, और इसी तरह से लार्जेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दिल्ली है, और स्मॉलेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लक्षद्वीप है। तो दोस्तों कहीं पे भी अगर किसी भी डेटा में कोई एरर आ रहा होगा तो मुझे फीडबैक में जरूर बताएं। आई विल फील हैप्पी कि आपने इस वीडियो को इंटरेस्टिंग तरीके से देखा और उसमें भी आपने कुछ चीजें जो एरर फाइंड आउट की है, मुझे खुशी होगी। तो इस वीडियो को जरूर आप देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पड़ाव की तरफ, टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर जो मैंने पहले बात की थी, इंडिया के बीचों बीच होके जाता है, तो ये किन किन स्टेट से गुजरता है ये बात आपने याद रखनी है। 8 स्टेटें हैं वो, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, और आगे इनके एरियाज भी दिए हैं, वो आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो का जो मैं पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और फिर अब हमारे लास्ट पड़ाव की ओर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये हमारी कंट्रीज हैं और ये हमारी स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर्स जो हमारी स्टेट्स के इंटरनेशनल कंट्रीज के हमारे नेबर्स के साथ जो मिलते हैं, नेबर कंट्रीज के साथ मिलते हैं, मतलब हमारी इंटरनेशनल एक किस्म की जो बाउंड्रीज है वो किन किन स्टेट्स के साथ टच होती है। तो सबसे पहली कंट्री है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मैंने बार बार पहले भी कहा, अगर वो हटा दे तो फिर हम अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट टच में हैं, फिर भी हम इसको कंसीडर करते हैं पीओके की वजह से। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर हमारा इस वक्त पाकिस्तान के पास है, उसकी वजह से हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच होता है, डेफिनेटली होता है, और स्टेट है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। और भूटान के अंदर जो है हम देखें तो भूटान के साथ हमारा टच होता है बॉर्डर वेस्ट बंगाल का, यहां पे आप देख सकते हैं सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का और असम का। बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर टच होता है वेस्ट बंगाल का, मिजोरम का, मेघालय का, त्रिपुरा का और असम का। इसी तरह से चाइना के अंदर हमारा बॉर्डर जो है चाइना के साथ टच होता है जम्मू एंड कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सिक्किम का और अरुणाचल प्रदेश का, यहां पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से म्यांमार के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर टच होता है, नागालैंड का बॉर्डर टच होता है, मणिपुर का बॉर्डर टच होता है, मिजोरम का बॉर्डर टच होता है, और नेपाल का जो बॉर्डर टच होता है वो बिहार के साथ टच होता है, उत्तराखंड के साथ टच होता है, उत्तर प्रदेश के साथ टच होता है, सिक्किम के साथ टच होता है और वेस्ट बंगाल के साथ टच होता है। और फिर पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर के साथ टच होता है, पंजाब के साथ टच होता है, राजस्थान के साथ टच होता है और गुजरात के साथ टच होता है। ये चीजें भैया दोस्तों आपको जो है वो क्लियर कैसे होंगी, वो क्लियर होंगी आपको अपना मैप खरीदना पड़ेगा, और मैप को बड़े ध्यान से अपने कमरे में जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पे रखें, बड़े प्यार से उसको देखते रहें। तो यहाँ पे मैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जब बात कर रहा था, ये पाकिस्तान आ गया, ये अफगानिस्तान आ गया, ये चाइना आ गया, ये नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया, ये बांग्लादेश आ गया, ये म्यांमार आ गया। तो यहाँ पे आपको बताना जरूरी था। और फिर उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका है और डाउन साउथ में यहाँ कहीं मालदीव्स भी है। तो इस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, और किन किन स्टेटों के साथ टच होता है। तो ये सारा लेखा जोखा मैं आज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया के बेस पे बात कर रहा था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिले होंगे। दोस्तों मैं इसका पीडीएफ आप अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसको जरूर पढ़ें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा ये लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स watching this video, for watching this Awaken Brains with the great motto, learn anytime, learn anywhere. So all the best and God bless you all.